नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश टीटी और सीटीटी के लिए जो हमारा खेल वाला पोर्शन होता है, जो हमारे पर्यावरण का चैप्टर होता है उसमें। और यह बात करें हम जितनी भी जो हमारे जितनी भी व्यायाम के लिए जो एक पर्टिकुलर उन्होंने एक जो चैप्टर बनाया है, जो जिसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे हमारे एग्जाम्स हैं, वो जैसे कि हम बात करते हैं योगासन में जो मुद्राएं होती हैं, वो चैप्टर जो पर्यावरण का इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों। और आप देखेंगे कि जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ, उन क्वेश्चन से बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे मध्य प्रदेश टीटी और सीटीटी में, वो क्वेश्चंस पूरे के पूरे रिपीटेड होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर और बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको ज़रूर देखें मित्रों, क्योंकि वो सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम्स में वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पोर्शन है, जो खेल वाला चैप्टर है, वो कवर क्या करता है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या होता है, बोला है निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल में सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है खो खो, ऑप्शन सी है जूडो और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ खो खो ही मात्र ऐसा खेल होता है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट या कोई भी खेल के सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खेल होता है मोस्टली ये दौड़ कर खेला जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में खो खो खेल कहाँ खेले जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उपरोसदी। तो जो खो खो खेल होता है वो मोस्टली ये जितने भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरी जगह पर खेले जाते हैं। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है खो खो के खेल के लिए कितने अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा, इसके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। पर जहाँ तक आप देखेंगे जो कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कई बार जो अधिकारी होते हैं 4 होते हैं या 6 तक भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो खो खो में जो अधिकारी होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से खो खो में रेफरी का कार्य क्या होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित से जो रेफरी खड़ा रहता है उसका काम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है समय का रिकॉर्ड करना, ऑप्शन बी है स्कोर सीट मैदान आदि की जांच करना, ऑप्शन सी है खेल की देखरेख करना और ऑप्शन डी है खिलाड़ियों के नामों और नंबरों को नोट करना। तो जो मुख्यतः रेफरी का कार्य होता है, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, स्कोर सीट और मैदान आदि की जांच करना वो रेफरी होता है। आपने देखा होगा जो रेफरी खड़ा होता है, तो जैसे आप फाउल करते हैं तो वो आपको बताता है, वो मैदान की जांच करता है ये खेलने लायक है कि नहीं, और जितना भी आपका स्कोर होता है उसको सीट में मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मित्रों हमारा, खो खो का खेल खेला जाता है। ऑप्शन ए गाँवों में, ऑप्शन बी कस्बों में, ऑप्शन सी शहरों में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी, क्योंकि गांव हो या कस्बा हो या शहरों में ये हर जगह खेला जा सकता है। तो दोस्तों जो हमारा ये जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसके साथ आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट ऐसा लगा सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ टेस्ट लगाते चलिए, जल्दी से उसका आंसर फाइंड करिए, और सही जो गलत हो उसको एक साइड में आप एक पोर्शन में लिखते चाहिए, या मेरा सीट बना के भी आप उसको लिखते चाहिए। और लास्ट में जब वीडियो एंड होने लगेगा, लगभग 50 क्वेश्चन के अराउंड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके जो आंसर थे वो कितने सही थे। याद रखिएगा, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी और आप एक टेस्ट पेपर भी साथ साथ लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खो खो का खेल कौन खेल सकता है। ऑप्शन ए है हमारा किशोर, ऑप्शन बी है किशोरियाँ, ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, चाहे किशोर हो या किशोरियाँ हों, दोनों ही ये खेल खेल सकते। तो हमारा जो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, खो खो का खेल खेला जा सकता है केवल लॉन में, केवल पार्क में,
केवल छत पर और जहाँ पर जरा सी भी भागने की जगह हो। तो सबसे बेस्ट जो इसमें से आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जहाँ पर जरा सी भागने की जगह हो। तो याद रखिएगा, खो खो खेल एक्चुअली दौड़ कर खेला जाता है। यदि आप समझ नहीं पा रहे ये गेम कौन सा है तो आप गूगल में खो खो गेम को सर्च कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खो खो मैच के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। चूँकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 या 6, चूँकि इसमें 4 और 6 दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6। मैं बताता हूँ कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें यदि एम्पायर की, तो एम्पायर इसमें 2 रहते हैं, ठीक है। फिर रेफरी की बात करूँ तो रेफरी हमारा होता है 1। फिर टाइम कीपर की बात करूँ तो टाइम कीपर भी कितना होता है? 1 होता है। फिर स्कोरर की बात करूँ तो स्कोरर हमारे होते हैं 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल कितने अधिकारी होते हैं? 6 होते हैं। तो रेफरी पूछेगा तो आपको कितना बताना है? 1, और एम्पायर पूछे तो कितना बताना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सही मिलान करना है हमको इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा, सूची 1 है एम्पायर, ऑप्शन बी है रेफरी, ऑप्शन सी है टाइम कीपर और ऑप्शन डी है स्कोरर। तो हमें इनमें से मिलाना है और जो बेस्ट आंसर होगा उसको हमको लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि इस क्वेश्चन की, तो एम्पायर का काम क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, किसकी घोषणा करना? फाउल की घोषणा करना। तो एम्पायर का काम क्या होता है दोस्तों इसके हिसाब से? किसकी घोषणा करना? फाउल की घोषणा करना। फिर हम बात करें रेफरी का काम क्या होता है, तो रेफरी का काम क्या आता है? इनिंग्स के अंत में वह टीम के अंक और परिणामों की घोषणा करना। तो जो ये हो जाएगा हमारा, हम बात करें 3 ऑप्शन सही, ये रेफरी की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टाइम कीपर का काम क्या होता है। जो टाइम कीपर का काम होता है किसको रिकॉर्ड करना? समय को रिकॉर्ड करना। तो हमारा ये ऑप्शन ही हो जाएगा 4। और स्कोरर की बात करूँ तो सभी खिलाड़ियों के नामों और नंबरों की नोट करना, तो ऑप्शन ही हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्या बोलता है। बोलता है खो खो का खेल बच्चे घर के आंगन के सामने, लॉन में, पार्क में, घर की छत पर या आंगन में इसलिए खेलते हैं क्योंकि खेलने वाला साथी दिखाई देते रहें, ऑप्शन बी भागने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो मोस्टली दोस्तों यदि मैं बताऊं कि मोस्टली लोग जो आंसर लगा रहे होंगे वो ऑप्शन सी लगा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। खो खो का खेल का मैंने हमेशा बताया है वो ऐसी जगह पर खेलना है जहाँ पर जगह क्या हो? भागने। तो अब खो खो से भागने की जगह याद कर लीजिएगा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खो खो खेल में आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए कुछ सामान की, ऑप्शन बी मैदान की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें बोला था कौन से खेल में किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो खो खो खेल में कोई भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैदान की, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कबड्डी में कम से कम खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो कबड्डी में तो सबको पता है कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है? 7। अब मेरे को बताइए क्रिकेट फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, टाइम कीपर सीटी बजाकर संकेत देता है। टाइम कीपर सीटी बजाकर क्या देता है? संकेत। पहली बात आरंभ का, ऑप्शन बी समाप्ति अंत का, ऑप्शन सी फाउल का, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा जो टाइम कीपर होता है वो समय को आरंभ भी करता है और लास्ट में जब ड्यूरेशन खत्म हो जाता है टाइम का तो अंत भी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच के परिणाम के बाद उस पर अधिकारियों से स्कोर शीटों पर हस्ताक्षर करवाता है। तो जो मैच के बाद जो परिणाम होता है उस पर स्कोर शीट पर साइन कौन कराता है? याद रखिएगा स्कोरर इस पर क्या कराता है? साइन कराता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 कि कबड्डी के खेल के लिए उपयुक्त माप होती है।
आपको बताना है कबड्डी के खेल के लिए उपयुक्त माप होती है। तो उसमें मैं डायरेक्टली कंफ्यूज ना हो याद करने के लिए तो मैं आपको राइट ही आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12/1/2 मीटर इंटू 10 मीटर का जो खेल है का ग्राउंड होता है उसके लिए हमको एक ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है। तो आप याद कर लीजिएगा 12/1/2 मीटर इंटू 10 मीटर का लंबाई और चौड़ाई में जो हमको खेल के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि कबड्डी के लिए उपयुक्त पोशाक होती है। कबड्डी के लिए उपयुक्त पोशाक क्या होगी? पैंट शर्ट। पहली बात, पैंट शर्ट पहन के आप कभी भी कबड्डी नहीं खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकेट और पजामा। तो जैकेट और पजामा पहन के भी आप कबड्डी नहीं खेल सकते हो। और ऑप्शन डी है कुर्ता पजामा, तो इसको पहनकर भी आप नहीं खेल सकते हो। आप बनियान और निक्कर पहनकर कबड्डी खेल सकते हो। तो आप याद कर लीजिएगा कबड्डी खेल के उपयुक्त पोशाक क्या है? बनियान और निक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा फुटबॉल के लिए कम से कम कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा फुटबॉल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँ तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो कई लोग सोच रहे होंगे 11 सही होगा। तो बिल्कुल सही, 11 तो सही है क्योंकि एक टीम में कितने के लोगों की ज़रूरत होती है? 11। लेकिन यहाँ पर हमको 22 ऑप्शन भी दिया है। तो उसमें बोला है कि फुटबॉल के लिए कम से कम, समझिएगा, केवल 11 प्लेयर तो एक टीम के होंगे। लेकिन हम यदि देखें ऑप्शन के हिसाब से तो ये तो एक टीम के प्लेयर की बात हुई, पर कम से कम कितने खिलाड़ियों की बात करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 सही होगा। 11 एक टीम के और 11 दोनों टीम के, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 22 इज राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मित्रों, तो हमेशा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आंसर लगाते हैं वो 11 लगाते, लेकिन इसमें पूछा है कम से कम कितने खिलाड़ी, तो कितने होना चाहिए? 22 होना चाहिए। लेकिन पूछते कि फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें कितने मेंबर होते, तो आप 11 लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वॉलीबॉल के लिए कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो वॉलीबॉल के लिए हमारे 6 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूनान की ओलंपिक प्रतियोगिता में खेला जाने लगा? याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो ये जो हॉकी खेल था वो याद रखिएगा, ये यूनान के खेल की ओलंपिक प्रतियोगिता में इसको खेले जाने लगा। और जो भारत ने पहला जो ओलंपिक मेडल भी जीता था वो किस में जीता था? हॉकी में। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल वो क्या है? हॉकी है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, हॉकी खेल का मैदान होता है गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार और ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो आपने देखा होगा कभी भी जो हॉकी खेल का मैदान होता है वो हमेशा कैसा होता है? आयताकार होता है। तो आप याद कर लीजिएगा जो हॉकी का मैदान कैसा होता है? आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो अब इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 11। तो याद कर लीजिएगा क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है और हॉकी में भी 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। और भारत और पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जूडो के खेल के लिए मैदान की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो याद कर लीजिएगा जो जूडो को खेल के लिए कैसा मैदान होना चाहिए? वर्गाकार। लेकिन अभी हमने हॉकी के लिए पढ़ा था तो कैसा पढ़ा था? आयताकार। तो अब इसको कनेक्टेड कर लीजिएगा, जूडो के लिए वर्गाकार और हॉकी के लिए आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जूडो की प्रत्येक भुजा की माप होती है। ऑप्शन ए 20 फुट, ऑप्शन बी 30 फुट, ऑप्शन सी 40 फुट और ऑप्शन डी है 50 फुट। तो याद कर लीजिएगा जो जूडो में हमने बताया था जो मैदान कैसा होता है? वर्गाकार। तो उसमें प्रत्येक भुजा की माप कितनी होती है? 30 फुट आपको याद रखना है। तो जूडो खेल एक छोटे से एरिया में भी हम खेल सकते हैं और उसमें एक भुजा की माप कितनी होगी? 30 फुट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जूडो में अधिकारियों की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है हमारा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी
3 अधिकारियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले एक गेम पढ़ा था, उसमें कितने अधिकारियों की आवश्यकता होती है? खो-खो में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूडो के मैच में पुरुषों की समयावधि कितनी होती है? तो जूडो का जो खेल होता है उसमें पुरुषों की जो खेलने की समयावधि कितने मिनट की होती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है हमारा 4, ऑप्शन सी है हमारा 5 और ऑप्शन डी है हमारा 6। तो याद रखिएगा पुरुषों के लिए कितने मिनट की आवश्यकता होती है? 5 मिनट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, जूडो की कितनी विधियां अपनाई जाती हैं? तो आप तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, जूडो की कितनी विधियां अपनाई जाती हैं? 2 विधियां अपनाई जाती हैं, आप याद कर लीजिएगा। और हमने पूछा था एक भुजा की माप कितनी होती है वर्गाकार आकार में जो मैदान के, तो 30 फीट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य नमस्कार हमेशा किस दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए? ऑप्शन ए है पूर्व या पूरब, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है दक्षिण। तो याद रखिएगा सूर्य नमस्कार मोस्टली ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे करने वाला ये हमारा एक तरीके की एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो ये हमेशा पूर्व की ओर देख के किया जाता है। जब सूर्य निकल रहा होता है मॉर्निंग टाइम पे तो उसी टाइम सूर्य की ओर देख के ये सूर्य नमस्कार किया जाता है। ये एक आसन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम है जिसमें चर्म रोग दूर होते हैं? दोस्तों बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। क्यों समझिएगा? कि जब आप MPTT या CTT देने जाएंगे तो यही क्वेश्चंस आपको रोल अदा करेंगे एनवायरनमेंट जो चैप्टर में है, कि आप कितने से कितने नंबर ज़्यादा लाएंगे या कम लाएंगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं जो पर्यावरण में ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाएंगे और वहाँ पर आपसे सडनली इनके क्वेश्चंस 1 या 2 तो आएंगे, पूछ लिया जाएगा खेल से या ये व्यायाम से। तो क्योंकि एक चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस में है ही व्यायाम और खेल का, तो 2 से 3 क्वेश्चंस उसमें आने के चांस भी मोस्टली 110% है। तो इनको अच्छे से समझिएगा। मैंने पूछा ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसमें चर्म रोग दूर होते हैं? पहला है पद्मासन, ऑप्शन बी है सूर्य नमस्कार, ऑप्शन जी है भुजंगासन और ऑप्शन डी है वज्रासन। तो याद कर लीजिएगा सूर्य नमस्कार से चर्म रोग दूर होता है। अब कैसे कनेक्टेड कर लें भाई? एक तो सूर्य नमस्कार हम पूर्व की साइड देख के कर रहे हैं और सूर्य से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, याद रखिएगा। तो उससे कनेक्टेड कर लीजिएगा चर्म रोग को सूर्य नमस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आसन से फाइलेरिया रोग दूर होता है? ऑप्शन ए है पद्मासन, ऑप्शन बी है भुजंगासन, ऑप्शन सी है वज्रासन और ऑप्शन डी है पश्चिमोत्तानासन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पद्मासन। तो जो फाइलेरिया रोग दूर किससे करोगे आप? पद्मासन से। और चर्म रोग को दूर करोगे आप सूर्य नमस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आसन से अर्ध हल्की स्थिति बनती है? कौन से हल्की? अर्ध हल्की स्थिति बनती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है? हलासन, ऑप्शन बी है भुजंगासन, ऑप्शन सी है सर्वांगासन और ऑप्शन डी है वज्रासन। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन से ही क्या होती है? अर्ध हल्की स्थिति बनती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, किस आसन के करने से बवासीर रोग से छुटकारा मिल जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सर्वांगासन, ऑप्शन बी है हमारा हलासन, ऑप्शन सी है हमारा ताड़ासन और ऑप्शन डी हमारा भुजंगासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सर्वांगासन। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करना है। तो सर्वांगासन में क्या होता है? एक तो अर्ध हल की स्थिति बनती है, जो हल होता है उसका अर्ध हल की स्थिति। सेकंड है इससे कौन से रोग से छुटकारा मिलता है? बवासीर रोग से छुटकारा मिलता है। अब हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हमको कौन से रोग से छुटकारा मिल रहा था? चर्म रोग से छुटकारा मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की दुर्गंध किस व्यायाम के करने से दूर होती है? ऑप्शन ए हमारा पद्मासन, ऑप्शन बी हमारा हलासन,
ऑप्शन सी है हमारा भुजंगासन और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो शरीर की बदबू है वो हमेशा हलासन करने से क्या होती है, दूर। तो आप याद कर लीजिएगा भाई कैसे, हल चला रहे हैं, हल चलाने से क्या निकलेगा भाई, पसीना, जैसे शरीर की बदबू आ जाएगी, मतलब ये एक तरीके से स्वेटिंग में कुछ ना कुछ बदबू होती है। तो आप हलासन से याद कर लीजिएगा कि हमारे शरीर से व्यायाम करने से क्या हो रही है, शरीर की दुर्गंध दूर हो रही, तो आप उससे कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, किस आसन के करने से मूत्र रोग दूर हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा भुजंगासन, ऑप्शन बी है हमारा पद्मासन, ऑप्शन सी है हमारा हलासन एंड ऑप्शन डी है हमारा कोणासन। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हलासन, याद कर लीजिएगा। तो मूत्र रोग भी दूर किससे होता है, हलासन। अब देखिए मूत्र में कहीं ना कहीं बदबू से कनेक्ट कर लीजिएगा, और शरीर की बदबू भी हल चलाने से आ रही है और दूर भी हो रही, तो इससे कनेक्टिविटी बन जाएगी। हल चलाने से मूत्र रोग भी दूर हो रहा है और जो शरीर की बदबू है वो भी दूर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की सुंदरता के लिए उपर्युक्त व्यायाम होता है। ऑप्शन ए है भुजंगासन, ऑप्शन बी है हलासन, ऑप्शन सी हमारा कोणासन और ऑप्शन डी हमारा धनुरासन। तो जो महिलाओं की सुंदरता के लिए उपर्युक्त व्यायाम क्या होता है, भुजंगासन होता है। तो देखिए अब भुजंगासन कैसे कनेक्टिविटी करना है कि भाई यदि हमारी भुजा मतलब कि हाथ, यदि हमारा हाथ स्ट्रांग होगा या अच्छा दिखेगा तो उससे क्या हो जाएगी, शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो भुजंगासन से सुंदरता को कनेक्टेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आसन के करने से ठिगनापन दूर होता है। ऑप्शन है हमारा हलासन, ऑप्शन बी है हमारा कोणासन, ऑप्शन डी है हमारा धनुरासन और ऑप्शन डी हमारा पद्मासन। तो जो बौनापन या ठिगनापन दूर होता है वो किससे होता है, कोणासन से होता है। अब देखिएगा कोण ऐसा बनता है हमेशा, ठीक है, कोण कैसे भी बन सकता है लेकिन कोण को मान लीजिएगा ऐसा। तो कोणासन से क्या हो रहा है भाई, यदि हम कोण को बिल्कुल यहाँ से यहाँ ले जाएं तो क्या हो रहा है, इससे ये बिल्कुल एक के ऊपर एक कोण आ रहा है ठिगनापन, और इसको हम थोड़े दूर कर देंगे तो याद रखिएगा इससे दूर हो जाएगा, किससे, कोणासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह बीमारी किस आसन से दूर होती है। जो डायबिटीज़ होती है वो कौन से आसन से दूर हो जाती है। ऑप्शन ए है मतेंद्रासन, ऑप्शन बी है धनुरासन, ऑप्शन डी है हलासन और ऑप्शन डी है भुजंगासन। अब देखिए मतेंद्रासन क्या कहलाएगा भाई, मधुमेह है, डायबिटीज़ है, आप फिश खा रहे हो और उससे कनेक्टेड कर लीजिएगा, मधुमेह दूर हो रहा है, तो आप ऑप्शन ए हमारा मतेंद्रासन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र रोग और गांठिया रोगों से किस आसन से छुटकारा मिलता है। ऑप्शन ए हमारा कोणासन, ऑप्शन बी है हमारा मतेंद्रासन, ऑप्शन सी हमारा भुजंगासन और ऑप्शन डी हमारा धनुरासन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, धनुरासन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मूत्र रोग और गांठिया को कौन से आसन से दूर करना है, धनुरासन से दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, उक्त रक्तचाप को दूर करने वाला आसन कौन सा है। जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, उसको दूर करने वाला आसन कौन सा है। ऑप्शन ए है हलासन, ऑप्शन बी है भुजंगासन, ऑप्शन सी है कोणासन और ऑप्शन डी है हमारा स्वासन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्वासन हो जाएगा। तो जो वो हाई ब्लड प्रेशर है, देखिए इसको कनेक्टेड कैसे करना है। जब आपको बीपी हाई होता है तो आपकी सांसें क्या चलने लगती हैं, तेज चलने लगती हैं। तो श्वसन करके आप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। उच्च रक्तचाप को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लाभदायक आसन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा शलभासन, ऑप्शन बी है हमारा हलासन, ऑप्शन सी है हमारा कोणासन और ऑप्शन डी हमारा स्वासासन या स्वासन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है शलभासन। तो शलभासन महिलाओं के लिए क्या होता है, विशेष तौर पर लाभदायक आसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए
मासिक धर्म संबंधी दोष को दूर करने के लिए लाभदायक आसन कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी ए क्या है, शलभासन होगा। ऑप्शन बी क्या है, वज्रासन होगा। ऑप्शन सी की हम बात करें तो वो पद्मासन होगा। और ऑप्शन डी हो जाएगा कोणासन होगा। तो महिलाओं के जो मासिक धर्म संबंधी दोष को दूर करने के लिए आसन क्या हो जाएगा हमारा सबसे लाभदायक, वज्रासन होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा 41 क्वेश्चन है कि परिवार में जब उत्सव मनाया जाता है तो सम्मिलित किया जाता है। पहला रिश्तेदारों को, ऑप्शन बी है परिवार वालों को, ऑप्शन सी है ए आर बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि जब भी परिवार में कोई उत्सव होगा तो हमेशा रिश्तेदारों और परिवार वालों दोनों को आप क्या करोगे, इनवाइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उत्सव वाले दिन भोजन तैयार किया जाता है विशेष प्रकार का। ऑप्शन बी है साधारण, ऑप्शन सी है केवल दूध वाला, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जब घर में कोई विशेष समारोह होता है तो उस दिन विशेष प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनोरंजन का साधन है मिठाई की दुकान के रसगुल्ले खाना, मेले में घूमना, ऑप्शन सी है किताबें खरीदना, ऑप्शन डी है मेले में दुकान खोलना। तो भैया याद रखना हमेशा मनोरंजन आप मेले में घूम कर करते हो, तो मनोरंजन का साधन क्या, ऑप्शन बी मेले में घूमना, याद रख लीजिएगा। 44 क्वेश्चन है हमारा, जिससे व्यक्ति दूध खरीदता है कहलाता है। ऑप्शन ए है हलवाई, ऑप्शन बी है दूधिया, ऑप्शन सी है दूध निकालने वाला, और ऑप्शन डी है किसान। अब ये क्वेश्चंस बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चंस है। तो जिससे हम दूध खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, दूधिया, और जो मिठाई बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, हलवाई। तो आप दूधिया को कनेक्टेड कर लेना भैया जो उनसे आप दूध परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, सही मिलान करना है हमको। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बोलता है कि दूध विक्रेता क्या कहलाता है। तो दूध विक्रेता तो अभी हमने देखा क्या कहलाता है, दूधिया कहलाता है। फिर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला स्वाभाविक सी बात है क्या कहलाएगा, कुम्हार कहलाएगा। फिर ऑप्शन जी जो कपड़े सिलता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दर्जी। और जो फर्नीचर बनाता है वो क्या कहलाता है, बढ़ई। तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश वह होता है जो विकसित हो गया है, विकसित होने की ओर अग्रसर है। ऑप्शन बी है, सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विकासशील और विकसित देश में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बात करूँ भारत कैसा देश है, तो भारत क्या है, विकसित होने की ओर क्या है, अग्रसर है। मतलब विकसित होने की अग्रसर है तो मतलब क्या कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा। पर जो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश है, फ्रांस जैसे, ये क्या हो सके हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। तो जो हमारा देश कहलाएगा विकासशील, और अमेरिका, यूएसए या रूस या फ्रांस कहलाएगा, ब्रिटेन, ये विकसित देश की श्रेणी में आएगा। तो किस ओर अग्रसर है, विकसित होने की ओर क्या है, ये अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा कहलाता है। तो कृषि पर आधारित उद्योग, ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है दवाइयाँ, और ऑप्शन डी है कारें। तो आप देख लीजिएगा जो कृषि आधारित उद्योग कौन सा कहलाता है, गन्ना कहलाता है, याद रखिएगा, शुगर के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट अधिकतम कहाँ पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा जो भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। लेकिन दुनिया में सर्वाधिक जूट की बात करें तो बांग्लादेश आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के क्या होता है, बाजू में ही लगा है। तो दुनिया में बांग्लादेश, पर भारत में क्या लगाना है आपको, पश्चिम बंगाल याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, सही का मिलान करना है और सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, पहला वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं। तो जो वस्त्र उद्योग है वो कहाँ है, तो याद कर लीजिएगा जो भारत के हिसाब से यदि हम देखें तो जो वस्त्र उद्योग होगा हमारा
सबसे ज़्यादा जो भारत का मैनचेस्टर ही बोलते हैं वो कहलाता है अहमदाबाद। मैनचेस्टर मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्त्र बनते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन बी, चीनी उद्योग की हम बात करते हैं तो चीनी उद्योग यदि हम देखें तो हमारा राजस्थान सही रहेगा, लेकिन कई जगह ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा क्योंकि सर्वाधिक जो मिलें थी वो कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं हमारा जूट उद्योग। तो जूट उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और कागज़ उद्योग की बात करें तो कागज़ उद्योग कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। लेकिन चीनी उद्योग की मैं आपको एक बात बताऊं, चीनी उद्योग भारत में सर्वाधिक यदि मिल देखें तो उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना भी होता है, याद रखिएगा। तो चीनी मिल भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से जो आंसर हमारा थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीनी उद्योग आपको क्या, उत्तर प्रदेश भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमारा क्वेश्चन पूछा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, आपने बचपन में ही पढ़ा था। रेल का इंजन कहाँ बनता है, चितरंजन में बनता है। ऑप्शन बी है, पानी के जहाज का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पानी के जहाज का निर्माण कोचीन में होता है। तो ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, बेंगलोर में ही है। और BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का कार्यालय कहाँ है मेन, तो भोपाल। तो इसके हिसाब से ABCD जो है सही क्रम में जमे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन पूछा है जूट और चाय की किस व्यवसाय से प्राप्त किया जाता है, और जूट और जो चाय है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहली बात, पशुपालन से। ऑप्शन बी, खेती मतलब कृषि से। ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से। और ऑप्शन डी, मधुमक्खी पालन से। तो आपको पता है जूट और चाय दोनों को हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनको उगाते हैं, तो खेत और कृषि से हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गी पालन किया जाता है खेतों में। ऑप्शन बी, घरों में। ऑप्शन सी, मुर्गी फार्म में। और ऑप्शन डी है पेड़ों पर। तो याद कर लीजिएगा, मुर्गी पालन हमेशा मुर्गी फार्म में किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में उगाया जाता है जूट। ऑप्शन बी है गन्ना। ऑप्शन सी है चाय। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर भारत में उगाई जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि आप टेस्ट दे रहे थे तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर बताइए आपने कितने सही किए, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपको टारगेट करके बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा MPTET में, लेकिन मेरे को लग रहा है सितंबर से यदि पोस्टपोन होती है तो 1 या 2 ही महीने होगी, पर इसके बाद फिर कभी पोस्टपोन नहीं होगी। तो ये लास्ट चांस मान के आप इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल दिल से करिएगा। पर्यावरण का चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। और ओवरऑल देखें तो पेडागोगी का सेक्शन ही आपको ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि वो हर जो 30 नंबर में से 15 नंबर की क्या आएगी, पेडागोगी। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। सेट पेपर रोज़ लगाइए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे कवर किए जाएंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें और हमको कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।